हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज का केस आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट पे है। केस लॉज तो सभी बच्चों के पास होते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएटली उन्हें किस तरह से यूज करना है अपने आंसर को बेटर बनाने के लिए, ये सीखना पड़ता है। आर्बिट्रेशन कितना जरूरी है ये उन बच्चों को पता होगा जो दिल्ली जुडिशरी एस्पायर कर रहे हैं, राइट? तो केस बहुत सिंपल सा है। हुसाना कंज्यूमर लिमिटेड वर्सेस आरएसएम जनरल ट्रेडिंग एलएलसी। दो कंपनीज थी, एक कंपनी दुबई की थी और एक कंपनी इंडिया की। ठीक है, टू कंपनीज, वन इंडियन एंड वन दुबई कंपनी। इन दोनों में एडीए होता है, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट, जिससे दुबई की कंपनी इंडियन कंपनी से कहती है कि हम आपके इंडियन प्रोडक्ट्स को दुबई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हमारे अलावा इन प्रोडक्ट्स को दुबई में और कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये अथॉरिटी हम आपसे चाहते हैं। इंडियन कंपनी अथॉरिटी दे देती है और इन दोनों के बीच में एडीए बन जाता है। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट। अब इसमें दो क्लॉजेस थे जो कि इस केस का पूरा मुद्दा बने, 25.4, 25.7। ठीक है, 25.4 क्लॉज कहता था कि दोनों कंपनीज के रिलेशनशिप में या जो भी इनके बीच में चल रहा है, ट्रेडिंग चल रही है, उसमें अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट या कुछ आ जाता है तो उसे म्यूचुअल टॉक से और म्यूचुअली रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी इंस्टेड ऑफ रनिंग टू द कोर्ट। 30 डेज तक उस पर बातचीत करके म्यूचुअली हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर एक महीने के बावजूद हमें लगता है मतलब पूरे 30 डेज के एफर्ट के बाद भी अगर हमें लगता है कि नहीं हम कर पा रहे इसे रिजॉल्व, तो फिर हम न्यू दिल्ली में आर्बिट्रेशन के दरवाजे खटखटाएंगे। ठीक है, 25.7 कहता था कि पूरे के पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट है, एडीए जो है, उस पर वो इंडियन लॉ से गवर्न होगा। द एंटायर एडीए वुड बी गवर्न्ड बाय इंडियन लॉ with New Delhi courts having the exclusive jurisdiction over the contract and all its clauses and the execution। ठीक है, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट, उसके सारे क्लॉजेस, उसके इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, उससे रिलेटेड सब कुछ सिर्फ और सिर्फ न्यू दिल्ली कोर्ट्स में ही एड्रेस करवाया जा सकता है। ठीक है, वही कोर्ट है जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन। ये दोनों क्लॉज थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें ध्यान भी रखने हैं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब जब बिजनेस ट्रांजैक्शन शुरू होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई जाती हैं, पार्टीज में अनबन हो जाती है। ये हुआ, दोनों में ये हुआ और बहुत सारी लैप्सेस और छोटे छोटे ब्रीचेस की वजह से इंडियन कंपनी को लगा कि इस दुबई वाली कंपनी के साथ बिजनेस करना ठीक नहीं है, लॉन्ग टर्म फायदा नहीं, हमें अभी से नुकसान होने लगा है, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट क्या किया, दुबई वाले जो थे, दुबई वाली कंपनी जो थी, वो एकदम परेशान हो गई। उन्होंने पूरी कोशिश की, मतलब उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने बात करने की कोशिश की कि आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे टर्मिनेट नहीं कर सकते, दिस इज अनफेयर, दिस इज अनजस्ट, आपने हमें मौका भी नहीं दिया किसी चीज का। इंडियन कंपनी ने टर्मिनेशन कर ही दिया था। अब इस दुबई वाली कंपनी ने क्या किया कि दुबई कोर्ट में ही इस टर्मिनेशन को चैलेंज कर दिया। ठीक है, दुबई के कोर्ट में, माइंड यू, ये याद है ना। इसके बावजूद भी दुबई के कोर्ट में दुबई कंपनी ने इस टर्मिनेशन को चैलेंज कर दिया। अब भाई आइडियली तो दुबई के कोर्ट को इस केस को एडमिट करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट क्या किया, उन्होंने इतना हार्श जजमेंट दिया पेटिशनर्स के अगेंस्ट, इंडियन कंपनी के अगेंस्ट, कि कंपनी परेशान हो गई और उनपे इतनी हेफ्टी पेनल्टी लगाई, इंक्लूडिंग एडिशनल कॉस्ट एंड सो मेनी अदर कॉस्ट, कि वो लोग डर गए और उन्होंने इमीडिएटली दिल्ली में इस फॉरेन जजमेंट को एनफोर्स करने के ऊपर रोक लगाने की डिमांड की। एंटी एनफोर्समेंट ऑर्डर। क्या होता है ये एंटी एनफोर्समेंट ऑर्डर, समझ ही गए होंगे आप, इतना डिटेल में मैंने बता ही दिया कहानी। फॉरेन जजमेंट्स को कई बार एनफोर्स होने से रोकने की कोशिश की जाती है। अगर पार्टीज को लगता है कि अगर ये ऑर्डर एनफोर्स हो गया तो हमारे साथ बहुत ही भयानक अन्याय हो जाएगा,
या कुछ इस तरह का इर्रेपेरेबल डैमेज हो जाएगा जिसे हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही रेयर और एक्सेप्शनल ऑर्डर है जो सेक्शन 9 की पावर्स को यूज करके दिया जा सकता है। तो सेक्शन 9 एक्चुअली पावर देता है कोर्ट्स को कुछ उस तरह के इंटरिम मेजर्स को देने की विच कैन सेव द पार्टीज फ्रॉम अ लॉस विच इज नॉट राइट, विच मे हैव अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन देयर फंक्शनिंग। इसी इंटरिम पावर या फिर इसी पावर को यूज करके पेटिशनर ने कहा कि आप इसके एनफोर्समेंट को किसी भी तरह से रोकिए, नहीं तो बहुत मुश्किल में आ जाएगी कम। अब दुबई की कंपनी का आर्ग्यूमेंट जो था वो ये था कि भाई हमने जब दुबई के कोर्ट में केस किया तो इन्होंने केस के अगेंस्ट दुबई में अपील क्यों की, है ना, ये भी हुआ था। ये भी एक ट्विस्ट है कि जो कोर्ट केस हुआ था दुबई में, जो कि जजमेंट आया था, उसको इंडियन कंपनी ने दुबई के हायर कोर्ट में ही अपील कर दिया था प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो इस कंपनी का कहना था, फॉरेन कंपनी का कहना था कि सिंस यू अपील अगेंस्ट द जजमेंट दैट वाज डिलीवर्ड बाय आवर कंट्री, यू नो इन अ वे एक्सेप्टेड द जजमेंट, एंड सिंस यू हैव एक्सेप्टेड इट तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते। ओके, न्यू दिल्ली का कहना, सॉरी इंडियन कंपनी का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, क्लियरली, स्पेसिफिकली, हर कोई भी एडजेक्टिव ले लो, हर तरह से ये स्टिपुलेट कर रहा है कि किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच या प्रॉब्लम आता है उसको हम न्यू दिल्ली ही लेकर जाएंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करता हुआ लॉ इंडियन लॉ ही है। तो आपने दुबई में मेरे टर्मिनेशन को चैलेंज कर ही कैसे दिया? अब जब न्यू दिल्ली में इस केस को डील किया गया तो क्या लगता है आपको, क्या जजमेंट आया होगा? सोचने वाली बात है। जजमेंट ऑब्वियसली इंडियन कंपनी के फेवर में आना था। कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक लॉ है, राइट? कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉ इन इटसेल्फ. It cannot do something which a party would not be allowed to do in any ordinary situation. कॉन्ट्रैक्ट किसी नए लॉ को क्रिएट नहीं करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे बिजनेस अरेंजमेंट, कमर्शियल ट्रांजैक्शन को डील करता है जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में चल रहा है। अब वो बिजनेस ट्रांजैक्शन या कमर्शियल अरेंजमेंट किन किन क्लॉजेस, सर्कमस्टांसेस एटसेट्रा के अकॉर्डिंग निभाया जाएगा या प्रोसेस किया जाएगा, ये सारी की सारी डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट में होती है। हम आपको इस दिन सामान देंगे, आप उतना हमें पैसा उस दिन देंगे, आप इस तरह से ट्रांसफर करेंगे, इतना कैश, इतना चेक, एटसेट्रा। मतलब पूरे के पूरे बिजनेस को गवर्न करता हुआ उस बिजनेस का पूरा सूरत हाल जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। कैसे शुरू होगा, कैसे चलेगा, कैसे खत्म हो सकता है, क्या क्या होगा खत्म होने के बाद, क्या क्या होगा खत्म अगर नहीं हुआ, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू द अरेंजमेंट दैट इज हैपनिंग, उसका आगे, उसका पीछे, ऑल फोर कॉर्नर्स। सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इज क्रिएटिंग और लेइंग डाउन अ सर्टेन पीस ऑफ rules and regulations following which that business transaction would be governed, right? अब अगर वो इलीगल नहीं है या उसमें लिखी हुई कोई चीज इनवैलिड नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता भी यही है कि अगर if the entire criteria is met, the agreement would be enforceable, and in this particular ADA the criteria was certainly meeting with. तो जब कोई illegitimacy नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली वैलिड है, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई बातें भी वैलिड होंगी। अब वो ऑप्शन नहीं रही। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो एनफोर्सेबल बन गया है, इसमें लिखी हुई जो बातें हैं ये ऑप्शनल नहीं है कि इसको मान लेते हैं, इसका कलर और फॉन्ट अच्छा है, इसे छोड़, इसको बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको कॉन्ट्रैक्ट में every stipulated clause is a fact which binds you. It's binding. It's not optional. It's not directory. It's binding. And you have to do what is written in the contract. The contract very clearly states that only Indian law would govern this contract, the functioning, the implementation, the execution. And only the courts of New Delhi would have jurisdiction over any dispute that arises out of this contract. The fact that you submitted the dispute to a court in Dubai is anyway not right. It's against the procedure. और committee of courts जो है, जैसे कई बार रहता है committee of courts, जैसे मेरे कोर्ट से जजमेंट आया, आप दूसरी कंट्री के हैं, लेकिन क्योंकि हम सेम उसके हैं, मतलब वी बिलोंग टू द सेम फ्रेटर्निटी जुडिशरी, तो हम अपनी देश की जुडिशरी के साथ साथ आपकी देश की जुडिशरी का भी मान रखेंगे, आपके जजमेंट को भी हम डिसरिगार्ड नहीं करेंगे। इस तरह की कॉमिटी चलती है। इट्स अ डॉक्ट्रिन, कॉमिटी ऑफ कोर्ट्स।
तो कॉमिटी ऑफ कोर्ट्स यहाँ पे फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि उस कोर्ट ने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया है। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, फिर भी उन्होंने केस को एडमिट कर लिया और पिटिशनर्स के अगेंस्ट इतना एक्सट्रीम जजमेंट दिया जो कि साफ दिखाता है कि भाई उनका इंक्लिनेशन बायस था अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, उनका जो एटीट्यूड था वो बायसनेस दिखा ही रहा। जो ये जजमेंट आया इसे स्टे कर दिया गया, ये पावर यूज की गई, जो कि बहुत रेयर केस में यूज की जा सकती है। Whether Delhi High Court can issue an anti-enforcement injunction under Section 9 of ANC Act to prevent the enforcement of foreign decree that violates an exclusive jurisdiction clause? The answer to this is yes. अब Section 9 है क्या, मैंने बताया है, it provides or it gives powers to the court to provide interim measures including before, during, after the arbitral proceedings. सेक्शन 17 सबको पता ही है, इंटरिम मेजर्स के बारे में बात करता है जो कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल से आए हैं। कोर्ट ने होल्ड किया कि सेक्शन 9 का स्कोप बहुत ब्रॉड है और एंटी एनफोर्समेंट इंजंक्शन को भी कवर करता है, भले ही एक्ट में इस तरह की कोई भी चीज मेंशन नहीं। सेक्शन 9 प्रोवाइड करता है विद एब्सोल्यूट पावर्स and there are no restrictions in the 1996 Act elsewhere on granting such relief. कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया that कोर्ट कुड इंजंक्ट फॉरेन प्रोसीडिंग्स अगर वो आर्बिट्रेशन प्रोसेस को डिरेल करते हैं, प्रेजुडिस करते हैं, एंड they can be competently initiated or handled in India, then there's no need for a foreign court to interfere. बात कॉमिटी ऑफ कोर्ट्स की नहीं है, बात सोवरेनिटी की है। तो जो चीज हमारे देश की और हमारे देश में ही डील की जा सकती है, उसके लिए हमें आपके यहाँ आने की जरूरत नहीं। ओके। Court further stated the principle of comity mutual respect between courts does not apply in cases जहां पे फॉरेन कोर्ट ने अपने jurisdiction को ही ट्रांसग्रेस कर दिया, जो कि मैंने आपको अभी समझाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि उनके पास पावर है एंटी एनफोर्समेंट इंजंक्शन ग्रांट करने की, जो कि उन्होंने दिया भी, क्योंकि फॉरेन प्रोसीडिंग्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को वायलेट कर रही थी, इंडिया की सोवरेनिटी को डायरेक्टली अटैक कर रही थी और एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज को भी वायलेट कर रही। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज भी है। आनंद गुप्ता वर्सेस मेसर्स आर्मंड इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, एक ही केस है, ठीक है, लेकिन प्रेमाइज इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। सेक्शन 9 पर आंसर क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन अगर आता है तो इसको आप लिख ही सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। व्हाट डज सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट एम्पावर द कोर्ट टू डू? पता ही है आपको, मैं बता चुकी हूँ। राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट्स। Which section relates to interim measures granted by the arbitral tribunal? You know the answer, write down in the comments. What principle ensures mutual respect between courts of different jurisdictions? अभी आएगा नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। Critically assess the role of Section 17 of the Arbitration and Conciliation Act 1996 in granting interim measures by an arbitral tribunal. How do courts balance contractual arbitration clauses with foreign decrees and cross-border disputes? Discuss with relevant case laws. अब ये दृष्टि के अपने क्वेश्चंस हैं, इमीडिएटली बिल्कुल ऐसे ही तो नहीं आ सकते वर्ड फॉर वर्ड, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं, सेक्शन 9 पर अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो जरूर उन्हें लिखें और इनके साथ उनको भी प्रैक्टिस करें, एक अच्छा सा आंसर बनाए इस केस लॉ को यूज करके, और किसी समझदार व्यक्ति से चेक कराएं जो आंसर्स को कैसे लिखा जाना चाहिए समझता है। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी तरह के इंपॉर्टेंट केस के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।